हेलो, मैं विकास चंद्रा अब फिर से कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की थोड़ी अगर मदद हो जाए। वैसे बेसिकली मैं टीचर नहीं हूँ, मैं केवल वही रास्ता दिखा रहा हूँ जिस रास्ते पे चल के मैं यहाँ तक पहुँचा था या इस एग्ज़ाम को क्रैक किया था। अब जैसे एक टॉपिक आज मैंने उठा लिया, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें थोड़ा सा डिसिसिव होना पड़ता है अगर आप सारे मेथड्स को जानेंगे कि कौन सा सूट करेगा एग्ज़ाम में। फिर उसी बेसिस में मैं कोई क्वेश्चन उठा लूँगा इंजीनियरिंग सर्विस का, फिर देखेंगे कि क्या इसमें लगना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक्स होगा, इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको क्लियर करेंगे, कंसंट्रेशन बनेगा, फिर कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। लेकिन टेक्स्ट बुक को आप नहीं छोड़ सकते। ये हो जाए तो एक बार रन करना ज़रूर है, टेक्स्ट बुक को अंडरलाइन करके पढ़ना, और फिर एक डायरी बनाना जिसमें सारे फार्मूला हो, जो एटॉन्स आप कर सकें। कंपटीशन टफ होता है, टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं शुरू से ही ये बार बार रिपीट करता हूँ। जैसे ये फिर मैं फार्मूला एक बार भी डायरी दिखाया, तो फिर दूसरा उसके आगे वाला दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये फार्मूला ऐसा नहीं कि हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते थे, पहले ड्राइव किए, सवाल बनाए, लेकिन नोट हमेशा रखते थे। कहीं बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं कि एटॉन्स ये एकदम याद आ जाए। जैसे बीम यूनिफॉर्म विड्थ कांस्टेंट, कुछ भी निकालना है, ये सब कि इमीडिएटली ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रीज्ड बीम है, देख रहे हैं। ये सब मैं आपको नोट करने नहीं बोल रहा हूँ। जैसे ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है, क्यू मैक्स कितना होगा, 3/2 क्यू एवरेज। अगर आप एक बार निकाले होंगे शियर स्ट्रेस कितना होता है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा राउंड के लिए, ट्रेंगल के लिए। लेकिन ये सब डेरिवेशन भी जानना चाहिए, क्योंकि बड़े में पूछ देता है। लेकिन ये अगर बराबर आप देखेंगे, ये सब फार्मूला ऑयलर्स का है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम्स के लिए। अगर हिंजेज हैं दो साइड में तो कैसा होगा, उसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, उसी पे बेस्ड है। तो ये चीज़ें बना के बार बार पढ़ना और याद कर। रैंकिन्स थ्योरी, स्ट्रेट लाइन फार्मूला, ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का देखिए, सारे ये सब याद रहने चाहिए। थीटा बी पर स्लोप क्या हुआ, बी पे, ये एटॉन्स लग जाता है वहाँ का। जैसे सुपर इम्पोज का लगाते हैं फार्मूला, तो ये छोटा छोटा तो हम लोग उसको डायरेक्ट लगा देते थे सॉल्व करने के लिए। तो ये डायरी दिखाने का मतलब ये है कि ये जो हम लोग बना के रखते थे हमेशा पढ़ने के लिए बार बार, जिससे कि वो याद रह सके। जैसे ये फार्मूला है, टर्म्स याद आ जाना चाहिए, करते करते हो जाता है। 3 मोमेंट इक्वेशन, कंटिन्यूस बीम के लिए जो डिफ्लेक्शन निकालते थे, डायरेक्ट ये जनरलाइज फार्मूला है। हुप स्ट्रेस, ये देखिए, मैं ये एक गाइडेंस के लिए दिखा रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए। हो सकता कुछ बच्चे को सूट करे, कुछ दूसरे ढंग से भी पढ़ते हों, लेकिन एक मैं बार बार कहूँगा, किसी एग्जाम को क्रैक करने का पैटर्न लगभग सेम ही होता है। मेंटल लेवल तो ऑलमोस्ट सब बच्चे के बराबर ही होते हैं, तो सेम ही होता है। अगर उस ढंग से आप चलेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ compete करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो चलिए, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का एक मैं पढ़ के बनाता हूँ। मेरा बेसिक पर्पस है कि मोटिवेट रहिए, और कैसे गए हैं वो नोट का ही पार्ट सब है। तो चलिए, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। सपोज कुछ मैं थ्योरी लिखते हूँ, बेसिक एंड इनिशियली स्ट्रेट बीम, straight beam deflects when loaded and its axis bends in curve which is known as elastic curve। किसी भी बीम पे अगर कोई लोड डालते हैं तो नेचुरली उसमें डिफ्लेक्शन होता है, उसको इलास्टिक कर्व या डिफ्लेक्शन कर्व कहते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ बीम इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग। नेचुरल है कि लोड करेंगे तो डिफ्लेक्ट होगा, तो पहले जो पोजीशन था डिफ्लेक्ट करने वाले जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस जो उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, तो
डिफ्लेक्शन हुआ, उसी को, उस डिस्टेंस को डिफ्लेक्शन कहते हैं जो पहले और था। स्लोप एट एनी सेक्शन इन ए डिफ्लेक्टेड बीम इज डिफाइंड एज द एंगल इन रेडियंस विच द टेंजेंट एट द सेक्शन मेक्स विद द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम। वो आगे क्लियर हो जाएगा क्या है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम टू इट्स स्पैन इज कॉल्ड स्टिफनेस ऑफ द बीम। ठीक है, अब देखिए ये बीम है ए बी, इस पे लोडिंग आई कोई, वो डिफ्लेक्ट के जैसे ऐसे। अब कर्वेचर से रेस का रिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेशन से कैसे इसका स्लोप या डिफ्लेक्शन किसी जगह निकालेंगे। सपोज इसी पार्ट का डिफ्लेक्शन निकालना है या यहाँ का स्लोप निकालना है दिस पर्टिकुलर पॉइंट का, कैसे निकालेंगे उस पर मैं चल रहा हूँ। अब देखिए ये कर्व ऐसे डिफ्लेक्ट किया बीम, बहुत माइनर डिफ्लेक्शन होता है, इसको थोड़ा सा बड़े में इसलिए दिखाया गया कि समझ में बात आ सके। डिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, सपोज ये पी और क्यू पॉइंट को आप कंसीडर करते हैं जो बहुत कम डिस्टेंस पे है, सपोज डी एक्स पे है, तो देखते हैं ये जो आपको मुड़ा, अगर यहाँ से आप टेंजेंट खींचेंगे, सपोज ये थीटा एंगल है इस पे, और फिर क्यू पे आप खींचेंगे, तो ये जो थीटा होगा, थीटा माइनस डेल्टा थीटा होगा, जो यहाँ का कर्वेचर है ये इतना घट जाएगा। ये मतलब ये बढ़ने के बाद इस जगह का स्लोप यहाँ पी के स्लोप से कम होगा, जल्द घटेगा। अब डेल्टा थीटा होगा, इसमें दो फार्मूला याद करेंगे, थीटा बराबर एल अपॉन आर जो सर्कल का रूल है, और उसी से निकलेगा। अब देखिए ई अपॉन आर डिवाइड बाई एम अपॉन आई, ये तो याद होगा पेंडिंग स्ट्रेस के फार्मूला से, 1/r एम अपॉन ई आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ई आई को फ्लेक्सरल रिजिडिटी बोलते हैं। अब देखिए थीटा एंगल मेड बाय द टेंजेंट, डी थीटा एंगल नॉट पी एंड क्यू, आर रेडियस। सपोज ये थीटा है, ये डी थीटा, मतलब यहाँ डी एक्सिस रखना, डी थीटा इधर फर्क पड़ रहा है, मतलब घट रहा है एंगल, वही लिखा गया है। तो पी क्यू बराबर आर डी थीटा, पी क्यू क्या हुआ, पी क्यू आर डी थीटा, सर्कल का फॉर्मूला यूज किए, पी क्यू को डी एक्स माने हैं, आर डी थीटा, और 1/r में पुट किए डी थीटा अपन पी क्यू, 1/r देखिए क्या है, डी थीटा अपन पी क्यू हुआ, पी क्यू को डी एक्स माने हैं, तो पी क्यू को डी एक्स माने हैं तो डी थीटा अपन डी एक्स हो गया, 1/r बराबर, कोई दिक्कत। और इसमें ये कह रहा है स्लोप डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डी एक्स। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ से डी एक्स अगर बढ़ रहा है तो स्लोप यहाँ का थीटा था पी का, और ये थीटा माइनस डेल्टा थीटा हो गया डी थीटा, मतलब क्यू का स्लोप इससे कम हुआ, एक्स बढ़ रहा है स्लोप घट रहा है, वही कहना चाह रहा था। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स इज निगेटिव, जो पैटर्न हम लोग अडॉप्ट करते हैं। तो 1/r अपन हो गया माइनस डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स अगर लेंगे, टेन थीटा होता है, थीटा y और x, सपोज इसको x, जैसे x डायरेक्शन x एक्सिस माने हैं, इसको y माने हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स टेन थीटा, अगर ये थीटा होगा y थीटा दिस y और x, टेन थीटा, जब ये बहुत छोटा हो तो टेन थीटा बराबर थीटा ही होता है। तो अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स डी थीटा हो गया, और इसको अगर फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट के डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो थीटा के क्या हुआ डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये भी डिफ्रेंशिएट हो गया, और इसका वैल्यू क्या है, इसको माइनस को इधर ले जाएंगे तो 1/r माइनस, और इसका वैल्यू फिर पुट कर दिया, 1/r का ऊपर होगा, ये देखिए m बाई आई, इसको वैल्यू पुट कर दिए ये, तो ये इक्वेशन निकल गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो ये इसी से सब देखिएगा, सब जगह का निकाल लेंगे, ये दोनों के लिए वैलिड है, सैगिंग हॉगिंग के लिए। ये तो एक केस मैंने लेके पढ़ा था, साइन कन्वेंशन देख लीजिए, x पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट x पॉजिटिव, बीम के लेफ्ट से राइट x पॉजिटिव, y पॉजिटिव डाउनवर्ड, नीचे जो डिफ्लेक्शन हुआ इधर उसको पॉजिटिव लेंगे, थीटा इज पॉजिटिव गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एलोंग बीम, जैसे थीटा है पॉजिटिव हुआ लेफ्ट टू राइट
along beam. Positive going from left to right along beam. The tangent to elastic curve is inclined downward. लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्लाइन डाउनवर्ड है, थीटा ए पॉजिटिव हो गया, उसी तरह थीटा भी नेगेटिव होगा। तो ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन हो सकता है दूसरे किताब में दूसरा भी हो, तो एक ही किताब फॉलो करना है। अब एक स्टैंडर्ड केस देख लेते हैं इसका। सपोज कीजिए कि ये कैंटिलीवर बीम है, इस पर एक डब्ल्यू लोड है, तो वो फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? सपोज यहाँ का डिफ्लेक्शन निकालना है। कंसीडर सेक्शन एक्स एक्स, ये एक्स एक्स कंसीडर कीजिए। एम एक्स बराबर क्या होगा? हॉगिंग है, माइनस होगा डब्लू, अगर यहाँ से यहाँ एक्स है, एल माइनस एक्स है, मल्टीप्लाई होगा एल माइनस एक्स, ये मोमेंट हो गया। अब ई आई डी टू आई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एम है, ये उठा के यहाँ रख दिए, माइनस वन से उड़ गया, ये हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स, डब्लू एल एक्स जुड़ गया इसमें, यहाँ डब्लू एक्स था तो एक्स स्क्वायर 2 प्लस सी वन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको जो कंडीशन होती है बीम के, उससे इसको देखते हैं क्या वैल्यू आएगा। सपोज एक्स बराबर 0 है, यहाँ एक्स का वैल्यू 0 है, तो थीटा का वैल्यू डिफ्लेक्शन यहाँ 0 है, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर इसका आप वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स बराबर 0 और डी वाई अपन डी एक्स थीटा वो भी 0 है, वैल्यू पुट कीजिएगा, C1 का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया इतना, 0 आ गया। अब फिर थीटा भी अगर निकालना है बी पे, तो एक्स बराबर एल पुट करेंगे, एक्स यहाँ है, टोटल लेंथ एल है इसका, एल माइनस एक्स यहाँ लिखा है ना टोटल लेंथ, तो इसका वैल्यू आप पुट करेंगे सिंपली। इसमें एल पुट कर दिए तो क्या निकला, एल इतना हो गया, ये थीटा का, थीटा बी का निकल गया वैल्यू। उसी तरह डिफ्लेक्शन इंटीग्रेट दिस वन, फिर डिफ्लेक्शन निकालने के लिए उसको एक बार और इंटीग्रेट करना वाई निकालने के लिए। अगर ये करेंगे C2 आएगा, फिर y बराबर 0 जब x बराबर 0 है, y 0 हो जाएगा, x बराबर 0 पे C2 का वैल्यू फिर 0 होगा। पुट x बराबर L पे निकालना y b का वैल्यू, डिफ्लेक्शन कितना हुआ, हाँ तो इसको वैल्यू पुट कर दीजिए L, ये इतना हो जाएगा। तो इस तरह से निकालते हैं। मैं एक एग्जांपल दिया था, सिंपल सा एग्जांपल, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। अब जैसे हर एक केस में थोड़ा सा दूसरा मेथड ज़्यादा सूट करता है। अब जैसे डिराइव करने के लिए मैकॉलेज मेथड है, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन है, मोमेंट एरिया मेथड है, कंजुगेट बीम मेथड है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड है। तो एक बार ये करने के बाद आप एक बार अगर टेक्स्ट बुक से सब पे नज़र मारते हैं ना, आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस टाइप का प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व किया। अब जैसे ये यूज होता है, ये भी 3 मोमेंट थ्योरम, इसका डेरिवेशन भी आप सीख सकते हैं। एक बीम अगर ए बी सी 3 जगह पे सपोर्टेड है तो उसका डायरेक्ट ये एक जनरल सा फार्मूला होता है, उस पे निकाल के हम लोग सब चीज़ निकाल सकते हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मोमेंट का एरिया ये दिया हुआ है, ये फार्मूला होता है। अब सपोज कीजिए एक मैं प्रॉब्लम उठा लेता हूँ, ये है इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2008 में पूछा था। ये कहता है सिंपल फ्रेम ए बी सी एक फ्रेम है, हैज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये सपोज रॉड टाइप का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका, एरिया ए, एरिया उसका ए दिया हुआ है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है। द फ्रेम इज सपोर्टेड एंड लोडेड एज शोन इन द फिगर, दिया हुआ है, इस पर लोड क्या है P, ये L है, ये 2L है, ठीक है। सोन अब कहता है ऑब्टेन डिफ्लेक्शन अंडर P कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ बोथ बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स। कहता है यहाँ का डिफ्लेक्शन निकालिए कंसिडरिंग P के कारण क्या होगा, यहाँ बेंड होगा, घुमाने की कोशिश करेगा, इसी P के कारण यहाँ हिंज है, एक रिएक्शन लगेगा, एक इधर से रिएक्शन लगेगा, यहाँ रोलर है, केवल रिएक्शन लगेगा, तो ये खींचने की कोशिश करेगा, ये रिएक्शन यहाँ ट्रांसफर होगा, फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे। तो ये जो हुआ मोमेंट और ये क्या कहता है एक्सियल फोर्स के कारण जो डिफ्लेक्शन में निकालिए, यंग मॉडुलस दिया हुआ। अब देखिए इसमें अगर आप इसमें सबसे ज़्यादा सूट करेगा एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, और दूसरा लगाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो, गलती भी हो सकता है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींच लिए। अब बी डी है, पी लगा हुआ है
तो PL, L लेंथ है, यहाँ मोमेंट क्या डेवलप करेगा, PL, ये ट्रांसफर करेगा इतना, यही P है, P यहाँ खींचने की कोशिश करेगा, P ऊपर, वो P यहाँ खींचने की कोशिश करेगा। अगर ये PL हुआ, अब फिर आप यहाँ मोमेंट ले लीजिए, तो क्या होगा, यहाँ का रिएक्शन से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2L को, और ये PL है, डिवाइड होके ये वैल्यू P/2 आ जाएगा, ये P/2 आ जाएगा। सिंपल रिएक्शन लेना है इस पर। सपोज ये अननोन है, मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ से तो वैल्यू निकल जाएगा, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। फिर उसका एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी निकालने का तरीका सिंपल होता है, 1/2 टोटल फोर्स अप्लाइड, टोटल एलोंगेशन। सपोज किसी का क्रॉस सेक्शन में कंसिडर कर रहा हूँ, लेंथ dx है, स्ट्रेस वाला तो पढ़े थे हम लोग, P बराबर m/I, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स क्या होगा, P/m/I, DA एरिया है इसका, फोर्स निकल गया। एलोंगेशन क्या होगा, M/EI dx, एलोंगेशन M/EI dx, और ये सिंपल वही हुक्स लॉ वाला है, ये बेंडिंग स्ट्रेस जो निकालते हैं। एलोंगेशन हो गया, क्योंकि P/E बराबर M/EI होता है ना, स्ट्रेन, इसमें जो dx लेंथ कंसीडर करना है मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एलोंगेशन निकलेगा, ये ΔL/L वाला, वही फॉर्मूला है सिंपल। आप दोनों को निकल गया, फोर्स इतना निकला, एलोंगेशन इतना, दोनों को लिखिएगा तो ये निकल जाएगा m² dx 2EI। उसी तरह से एक्सियल फोर्स का P² dy मतलब लेंथ 2AE हो जाएगा, यही फॉर्मूला है, टोटल फोर्स टोटल एलोंगेशन। तो निकालते हैं, ये देखिए P के लिए ये होगा। अब AB के लिए निकालते हैं। सपोज AB में दोनों फोर्स काम कर रहा है, एक मोमेंट भी है, फोर्स ये P भी काम कर रहा है। मोमेंट निकालने के लिए PL y डिस्टेंस पे करते हैं, P/2 y डिस्टेंस पे, PL तो ये लगा ही, इसको रिवर्स P/2 इंटू y काम कर रहा है, m² स्क्वायर हो गया, dy 2i। उसी तरह से P का क्या, P का सिंपल P² dy 2AE। अगर इसको इंटेग्रेट कीजिएगा तो ये वैल्यू निकलेगा, इंटीग्रेशन के बाद ये वैल्यू निकलेगा। फिर BC के लिए निकाल लेंगे। BC में क्या है, ये है P, मोमेंट लग रहा है, BC के लिए m² dx 2i, m है कितना, x पे, x यहाँ लाइन में px, सपोज ऐसे काट लें, यहाँ से x ले लें, px² हॉगिंग है, मोमेंट हो गया, उसका स्क्वायर dx 2EI, यही करना है, 0 से L तक में इसको ये करना है, इंटीग्रेट करके आपको ये वैल्यू निकलेगा। दोनों को जोड़िए, ये आपको टोटल स्टोर एनर्जी हो गया। उसको जो डिफ्रेंशिएट करते हैं कास्टिग्लियानो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, उसको जो डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट फोर्स, वहाँ डिफ्लेक्शन देता है। ये P के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये टोटल डिफ्लेक्शन आपको दे दिया, आपको यहाँ का। तो मेरा कनेक्शन ये था, इसमें ये आपको ज़्यादा सूट किया, अगर फिर कोई दूसरा तीसरा लगाएंगे तो आपको गलती का चांस होगा। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ क्या करेगा, वो जब तक बनाएंगे नहीं आप सारा, तब तक आपको अंदाज नहीं आएगा। पहले वो सवाल तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का बनाइए ही, फिर लेकिन एक बार टेक्स्ट बुक को रन भी करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक बड़ा सिस्टमेटिक लिखता है ना, एक एक चैप्टर उठाया उसके साथ सारे करते गए। ये बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है इससे कुछ मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।